दोस्तों साल 1925 में एक ऐसा मर्डर हुआ जिसकी वजह से इंदौर के राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इस केस की पैरवी करने के लिए लंदन से खास साइमन को बुलाया गया। बाद में देश में इन्हीं साइमन के लिए साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री मोहम्मद अली जिन्ना भी इस केस के वकील थे। ये एक ऐसा खास किस्म का मर्डर केस था जिसे वकीलों को वकालत करते समय पढ़ाया भी जाता है और पुलिस को ट्रेनिंग के दौरान पुलिस को इस केस का रेफरेंस देकर जांच को करने का तौर तरीका भी सिखाया जाता है। तो आखिर ये केस क्या है और ये केस इतना खास क्यों है, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आज से लगभग 99 साल पहले यानी कि साल 1925 में मुंबई के रईस इलाके मालाबार हिल्स में एक बिजनेसमैन रहा करते थे जिनका नाम अब्दुल करीम बावला था। बावला की दोस्ती मुमताज बेगम नाम की एक लड़की से हो गई थी। बावला और मुमताज बेगम अक्सर शाम को टहलने के लिए वहीं पर मौजूद हैंगिंग गार्डन में जाया करते थे। एक सुहानी शाम को जब ये दोनों मालाबार हिल्स में शाम को टहलने के लिए उस हैंगिंग गार्डन में घूमने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकले तो उनकी गाड़ी को एक और गाड़ी ने ओवरटेक कर लिया। उस गाड़ी में दूसरी गाड़ी में 7 से 8 लोग जवान लोग हट्टे कट्टे जो जवान लोग मौजूद थे और उन्होंने मुमताज को उसकी गाड़ी से खींच कर निकाल कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। बावला जो उसके साथ मौजूद था उसने इस चीज़ का विरोध किया और उन सभी में आपस में लड़ाई शुरू हो गई और लड़ाई के दौरान ही अचानक बंदूक से उन बदमाशों की बंदूक से गोली चल गई जिसकी वजह से वहीं पर बावला को 2 गोलियां लग गई और मुमताज इसमें जख्मी हो गई क्योंकि उन्होंने चाकू का हमला किया था वो मुमताज के मुंह पर लग गया। इत्तेफाक से कुछ अंग्रेज पुलिस वाले भी वहां से गुजर रहे थे। उन्हें देखकर हमलावर वहां से भागने लगे। अंग्रेजों ने उनमें से 3 हमलावर को पकड़ लिया। हमलावर को मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया, उन हमलावरों को जो पकड़े गए थे, और कुछ लोगों की मदद से बावला और मुमताज को हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में बावला की 3 घंटे बाद मौत हो जाती है। मुमताज और हमलावर जो पकड़े गए थे उनसे पूछताछ करी जाती है। तब असल कहानी निकल कर सामने आती है। तो क्या थी इस कत्ल के पीछे की कहानी, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मुमताज बेगम हैदराबाद शहर की रहने वाली थी। 11 साल की उम्र में ही उसने बहुत अच्छा गाना शुरू कर दिया था। सब लोग उसके गाने के गुनगुनाने के दीवाने थे। धीरे धीरे उसकी गायकी की खबर इंदौर के राजघराने तक भी जा पहुंची। उस समय इंदौर के राजा तुकोजी राव तृतीय थे। तुकोजी ने भी मुमताज का गायन सुनने के लिए मुमताज के घर वालों को एक बुलावा भेजा और मुमताज अपने परिवार वालों के साथ इंदौर राजघराने में आ गई। उस समय मुमताज की उम्र लगभग 22 साल हो चुकी थी। मुमताज इंदौर में अपने नगमे पेश करती थी और वहाँ पर सब लोग वाहवाही करते थे और लगभग 3 महीने तक इंदौर में ही मुमताज रही। उसके बाद उसे वापस हैदराबाद जाना पड़ा, वो हैदराबाद वापस चली गई। वहीं दूसरी तरफ महाराज तुकोजी राव को मुमताज की कमी खलने लगी। एक बार फिर महाराज खूब सारा पैसा देकर मुमताज को बुलावा भेजते हैं, उनको दावत भेजते हैं। असलियत तो ये थी कि महाराज मुमताज के इश्क में पड़ गए थे, इश्क में घिर गए थे और उन कुछ 3-4 सालों के दौरान मुमताज का इंदौर आना जाना लगा हुआ था। वो कभी इंदौर आती, कभी हैदराबाद चली जाती। महाराज एक बार मुमताज को लंदन भी घुमाने के लिए लेकर गए थे। लंदन में भी लोग मुमताज के गाने की कला के दीवाने हो गए थे। लंदन से वापस लौटने के बाद मुमताज इंदौर के राजघराने में ही रहने लगी। वहीं राजा के महल जो था उसी में रहने लगी थी। कुछ समय बाद मुमताज को राजघराना खटकने लगा था क्योंकि मुमताज भी शादी करके अपना घर बसाना चाहती थी, अपना एक छोटा सा प्यारा सी एक दुनिया बसाना चाहती थी। एक दिन मुमताज ने महाराज से पहाड़ों में घूमने की इच्छा जाहिर करी तो महाराज ने अपने कुछ नौकरों के साथ मुमताज को पहाड़ों की तरफ भेज दिया और मुमताज इंदौर से सीधा मसूरी आ पहुंची और मसूरी में एक दिन नौकरों को चकमा देकर वो वहां से मसूरी से सीधा दिल्ली भाग निकली। अगले दिन नौकर मुमताज को मसूरी में ढूंढ रहे थे मगर मुमताज जो मसूरी में थी वो दिल्ली आ चुकी थी। दिल्ली के बाद नागपुर होते हुए वो सीधा मुंबई चली जाती है, मुंबई पहुंच जाती है। मगर वहाँ एक दिक्कत थी, मुंबई में उसके लिए मुंबई जो शहर था उसके लिए वो बिल्कुल अनजान था और उस नए शहर में वो किसी को भी नहीं जानती थी। उस अनजाने शहर में किसी को भी नहीं जानती थी। उधर महाराजा के आदमी भी मुमताज को ढूंढ रहे थे। अब मुमताज को कोई सेफ ठिकाना चाहिए था, बॉम्बे में कोई सेफ ठिकाना उसे चाहिए था
कोई ऐसा रईस आदमी जो उस महाराज के आदमियों से मुमताज को बचा सके और उस रईस आदमी के पास मुमताज को रहने के लिए ठिकाना भी मिल जाए। वहीं मालाबार हिल्स में एक अब्दुल करीम नाम का एक शख्स रहा करता था, अब्दुल करीम बावला। मुमताज से उसकी मुलाकात होती है और बावला जो है उस समय 25 वर्ष की उम्र का था और देखने में भी स्मार्ट और हट्टा कट्टा व्यक्ति था। मुमताज ने अपनी आप बीती बावला को बताई और बावला उसे सीधा अपने घर पर ले गया और धीरे धीरे और कुछ समय गुजरा, वो साथ ही इकट्ठा रहना दोनों ने शुरू कर दिया था। और मुमताज को लगा कि समय बीतने के साथ साथ कि अब महाराज के जो लोग हैं उन्होंने उसे ढूंढना बंद कर दिया होगा और शायद महाराज भी जो है उसके बारे में भूल गए होंगे, मुमताज के बारे में भूल गए होंगे, ये मुमताज ने सोचा। मगर मुमताज की एक गलतफहमी थी। मुमताज अक्सर बावला के साथ शाम को घूमने के लिए निकल जाया करती थी। उसे हैंगिंग गार्डन बहुत अच्छा लगता था। एक दिन हैंगिंग गार्डन में राजा के मुखबिरों ने मुमताज और बावला को एक साथ देख लिया और इस बात की जानकारी मुखबिर ने महाराज तक पहुंचा दी कि महाराज, अभी अभी हमने जो मुमताज है उसको मुंबई में एक बावला नाम के शख्स के साथ देखा है और हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दोनों आपस में कहीं इकट्ठा रहते हैं और आपस में दोनों मोहब्बत भी करते हैं। महाराज को ये बात सुनते ही ये बात सहन नहीं हुई और उन्होंने तुरंत एक प्लान बनाकर कुछ लोगों को मुमताज को वापस लाने के लिए भेज दिया। उन लोगों को इंस्ट्रक्शन ये दी गई कि अगर मुमताज वापस ना आए तो चाहे उसे अगवा करके लाना और अगर वो मना कर दे तो चाहे उसका मर्डर भी कर देना, मार भी देना। महाराज के में आप पहुंचते हैं और मालाबार हिल्स एरिया की रेकी शुरू कर देते हैं और 1 जनवरी 1925 की एक शाम को जब मुमताज और बावला हैंगिंग गार्डन में घूमने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकलते हैं तब उन हमलावरों से उनकी मुठभेड़ हो जाती है और वहीं पर आपस में उनका झगड़ा होता है और उसमें बावला मारा जाता है, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया था। और मुमताज जो है वो जख्मी हो जाती और इसके बाद उन अंग्रेजों ने 3-4 लोगों को पकड़ लिया था, उन सबको पकड़ के वहां पर पेश कर दिया था और उसके बाद करते करते ऐसे 9 लोग और गिरफ्तार होते हैं। 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन पर अदालत में केस चलाया जाता है। उस समय की मीडिया इस केस को बहुत ही हवा देती है। क्योंकि मीडिया के लिए ये केस एक भरपूर मसाले की तरह था, क्योंकि एक तरफ तो मुंबई का एक रईस नौजवान मारा गया था, वहीं दूसरी तरफ एक मशहूर गाने वाली भी इस केस में इन्वॉल्व थी और साथ ही साथ इंदौर के एक राजघराने का भी इस केस के अंदर इन्वॉल्वमेंट था। इस खबर की वजह से मुंबई में अखबारों की बिक्री की संख्या जो है वो बढ़ गई थी। अखबार दबादब बिके जा रहे थे इस खबर की वजह से। मीडिया जगत ने इस केस को मालाबार हिल्स मर्डर केस का नाम दिया था। मीडिया ने मालाबार हिल्स मर्डर केस का इसको नाम दिया था। सभी आरोपियों को फिर अदालत में पेश किया जाता है और सुनवाई शुरू हो जाती है। और मुमताज की तरफ से उस समय जो जाने माने वकील थे वो सर जमशेद जी कांगा थे। इस केस की वो मुमताज की तरफ से पैरवी करते हैं और इंडिया में जितने भी बड़े वकील और राजघराने और बड़े पैसे वाले लोग थे, सब लोगों की इस केस पर नज़र थी। सब लोग इस केस को फॉलो कर रहे थे। उस समय मोहम्मद अली जिन्ना भी मुंबई हाई कोर्ट में ही वहीं पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वकालत की प्रैक्टिस कर रहे थे और उनकी भी इस केस पर नज़र थी। एक दिन मोहम्मद अली जिन्ना की बीवी ने जिन्ना से कहा कि क्यों ना आप भी इस मशहूर केस की पैरवी करें, और जिन्ना ने किया भी बिल्कुल वैसा ही। जिन्ना ने आरोपियों की तरफ से केस लड़ना शुरू कर दिया। एक तरफ तो जमशेद जी थे और दूसरी तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना इस केस की पैरवी कर रहे थे और इस वजह से ये केस और भी ज़्यादा सुर्खियों में आ गया था। गवाह भी मौजूद थे, आरोपी भी मौजूद थे, मगर जज यह नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर इस हत्या के पीछे का मेन मोटिव क्या था। क्योंकि जिन 9 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा था वो सब ये कबूल तो कर रहे थे कि हाँ साहब हमने मारा है, हमने ही बावला की हत्या करी है, हमने ही उसे मारा है, मगर कोई भी ये कबूल नहीं कर रहा था कि उन्होंने बावला को क्यों मारा है। किसी भी आरोपी ने महाराज तुकोजी राव का नाम नहीं लिया था। अब अदालत अपना एक फैसला सुनाती है और अदालत अपने फैसले में उनमें मौजूद 2 लोगों को 9 में से बरी कर देती है और 3 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाती है और बाकी बचे 4 लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है, फांसी की सजा दे दी जाती है। उन 4 फांसी की जिन्हें सजा याफ्ता फांसी वाले कैदी थे, उनमें से एक कैदी जो है वो ये बात सुनते ही पागल हो जाता है और अदालत उसकी फांसी की सजा को भी उम्र कैद में तब्दील कर देती है और बाकी जो 3 बचे थे फांसी की सजा जिनको मिली थी वो सभी ना अदालत में अपनी फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील करने की एक अपील करते हैं। तब इसके लिए ही साइमन को लंदन से भारत की बॉम्बे हाई कोर्ट में बुलाया जाता है। साइमन ने हाई कोर्ट में बहस करी कि इन सब लोगों को यहाँ की मीडिया ने पहले ही दोषी करार दे दिया था, जिस बात का इन आरोपियों को भी पता था, इसलिए ये सब लोग नहीं बता रहे हैं
कि इनको ऑर्डर किसने दिया। हालांकि सभी को पता था कि इस केस में एक राजा इन्वॉल्व है, एक गाने वाली लड़की इन्वॉल्व है और एक पैसे वाला इन्वॉल्व है, मगर फिर भी ना तो किसी ने राजा का नाम लिया, क्योंकि मीडिया ने इतनी हाइप बना दी थी कि इन्होंने ही मर्डर किया, यही वो 9 आरोपी है जिन्होंने हत्या कर दिया, और उस वजह से उनका अखबार बिक रहा था, उन्हें तो मिर्च मसाला चाहिए था। फिर इससे अंग्रेज सरकार पर दबाव बढ़ गया कि आपने जो है राजा को साफ साफ इस केस से निकाल दिया है। मीडिया में भी सवाल उठने लगे और लोगों का भी जो है अंग्रेज सरकार पे प्रेशर बन गया था। तो अंग्रेज सरकार बाद में इस प्रेशर के दबाव में राजा के पास एक नोटिस भिजवाती है कि देखो ऐसा है कि या तो आप आके बॉम्बे हाई कोर्ट में अपना जो है बयान दो कि मैंने नहीं किया या मैंने किया है, वो आके बयान दो, या फिर आप इस केस से साफ साफ बच सकते हो अगर आप अपनी राजगद्दी से आप उतर जाओ और अपने बेटे को उसकी जगह बैठा दो, आप इस राजगद्दी को छोड़ दो, क्योंकि इससे हमारी सरकार की बहुत किरकिरी हो रही है। और जो राजा थे तुकोजी राव तृतीय, उन्होंने अपनी राजगद्दी को छोड़ दिया, राज सिंहासन को छोड़ दिया और अपने बेटे को उस गद्दी पर बैठा दिया राजा ने। और इसके बाद तुकोजी राव जो है वो भारत भी छोड़ के चले जाते हैं और वो इंग्लैंड में जाके सेटल हो जाते हैं। और वहीं जो जिसके मतलब मुमताज़ के चेहरे पर जो घाव हो गया था उसको बाद में अस्पताल में इलाज होता है, वो ठीक हो जाती है, और ठीक होने के बाद वो फिर हॉलीवुड का रुख कर लेती है और हॉलीवुड अमेरिका में चली जाती है। मगर उसके बाद उसका कोई पता नहीं चलता कि उसने कुछ काम किया था या कोई मूवी बनाई थी या कुछ भी था। इसी केस को मतलब वकालत में भी पढ़ाया जाता है और पुलिस वालों को ट्रेनिंग में भी दी जाता है कि आपको कैसे किसी से सच उगलवाना है। कोई भी इंसान ऐसा ना हो कि किसी के कहने पर किसी का साथ कोई गलत कर दे और बाद में उसका नाम भी ना बताए। तो इसी के लिए फिर रिमांड लिया जाता है ताकि उसमें पुलिस वाले जो है अच्छे से तफ्तीश कर सके। और वकालत में भी ये केस पढ़ाया जाता है कि आपको कैसे कैसे इस तरीके के केस में पैरवी करनी है। तो ये एक दोस्तों ऐसा केस था जिसमें एक राजा इन्वॉल्व था, राजघराना इन्वॉल्व था, एक गायक इन्वॉल्व थी, लेडी थी जो मुमताज़, और एक रईस आदमी इन्वॉल्व था, और कैसे कैसे ये केस हुआ था। ये केस मतलब जनवरी 1925 का था और नवंबर 1925 में उन सब 3 जो बाकी लोग थे उन सबको फांसी दे दी गई थी। एक को पागल करार दे दिया गया था, 3 को उम्र कैद हो गई थी और 2 को बरी कर दिया था। तो दोस्तों ये था ऐतिहासिक मालाबार हिल्स मर्डर केस। तो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करना और चैनल को जो दोस्त नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर जाना, और कमेंट्स जरूर करना दोस्तों। चाहे कमेंट्स में आप छोटा सा ही कुछ लिखो पर कमेंट जरूर करके जाया करो दोस्तों। इससे मुझे उत्साह मिलता है कि मैं आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर आता रहूं। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक मौज लो, रोज लो, ना मिले तो खोज लो। आप सभी का दिल से धन्यवाद।